नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। सर्विक्स कैंसर महिलाओं में होने वाला बहुत आम और जानलेवा कैंसर, जिससे बचने के लिए जहां इलाज जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है इसकी अवेयरनेस। इसी विषय पर एक बार फिर हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर साइमा सादिक, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर है एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, सर्विक्स कैंसर होता क्या है? सर्वाइकल कैंसर बेसिकली बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। जी, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे डिटेल में कि ये क्या है, कहाँ पे है, किस तरीके से इसको हम देख सकते हैं और कितना कॉमन है ये फीमेल्स में। सर्वाइकल कैंसर सेकंड कॉमन कैंसर है फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के बाद। और इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फिगर्स देखें, आंकड़े देखें, तो 2020 के आंकड़े जो WHO ने रिलीज़ किए थे, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में एक साल में 6 लाख से ज़्यादा औरतें जो है वो कैंसर सर्विक्स से डायग्नोज हो रही हैं और 3.5 लाख ऑलमोस्ट डेथ्स हो रही हैं एक साल में। और अगर और हैरानगी की बात ये है कि जो 80% कैंसर्स हैं ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहे हैं, और इंडिया, जैसे कि आप जानते ही हैं, ये डेवलपिंग कंट्री है। तो इंडिया ऑलमोस्ट 20-25% केसेस को कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब इंडिया में जो केसेस हैं वो 1 लाख से ऊपर हो गए हैं एक साल में, और 70,000 से ज्यादा डेथ्स औरतों में सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। मानो कि हर 8 मिनट में एक इंडियन फीमेल इज डाइंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो आप फिगर्स देखिए कितने अलार्मिंग है। मतलब अगर मैं एक कॉमन लैंग्वेज में बात करूंगी कि ये तो ऐसी बात हो गई कि रोज दो जहाज जिनमें फीमेल्स बैठी हैं वो क्रैश हो रहे हैं, और हेडलाइन नहीं है कहीं, न्यूज नहीं है कहीं। मतलब कि अवेयरनेस नहीं है इस मुद्दे के बारे में बात नहीं की जा रही। हम सब लोग मैटरनल मोर्टेलिटी, बच्चे को बचाना, माँ को बचाना, उसके बारे में तो सब बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। लेकिन माँ को बचा लिया, बच्चे को बचा लिया, और जैसे ही माँ की एज थोड़ी सी बढ़ती है और जब उसकी फैमिली को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो कैंसर सर्विक्स की शिकार हो जाती है। और सबसे अलार्मिंग बात यह है कि ये कैंसर जो है ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, और उस कैंसर को हम नहीं पकड़ पा रहे। ये तो बहुत ही दुख की बात है। मैम, जैसे आपने बात की, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो आपने बताई कि फीमेल्स में कॉमन है ये, और जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एक जनरल फीमेल अगर उसे किस तरीके से पता चलेगा और उसके कुछ सिम्टम्स ऐसे हों जिससे हमें पता चले कि नाउ इट्स नाउ रेड फ्लैग, कि अब हमें चेकअप के लिए जाना है, कैसे पता चलेगा कि थोड़ा सा एक सिचुएशन में कि हम में भी हो सकता है कि हम इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं? हाँ, देखिए, इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, माहवारी जो एक महिला को आती है हर महीने, वो ज्यादा होना, या पूरे महीने में होते ही रहना, दाग लगते ही रहना, या यौन संबंध के बाद ब्लीडिंग होना, या मीनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग होना, या कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज, गंदा स्मेल वाला डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज होना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के। मैम, अब बात करना ये भी जरूरी है कि बेसिकली इसकी वजह क्या है, क्यों होता है ये कैंसर? ये कैंसर एक वायरस की वजह, 99% ऑफ जो केसेस होते हैं वो एक वायरस की परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से होता है। उसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो परसिस्टेंटली जब ये वायरस बॉडी में रहता है तो ये कैंसर करता है। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना जरूरी समझूंगी कि 80% फीमेल्स जो सेक्सुअली एक्टिव हैं उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होती है, लेकिन वो ये इन्फेक्शन क्लियर कर पाती हैं अपनी नेचुरल इम्यूनिटी से। लेकिन कुछ परसेंट फीमेल्स हैं जिनमें ये क्लियर नहीं हो पाती हैं। वो फीमेल्स हैं जिनमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, बहुत ज्यादा बच्चे जिनके होते हैं, वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाली फीमेल्स हैं, या स्मोकर हैं,
तो या HIV पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं या जिनको और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, उनमें ये वायरस जो है परसिस्टेंटली रहता है। और वो वायरस फिर करता क्या है कि जो बच्चेदानी का मुंह, जो सर्विक्स हमने बोला, वहां पे एक एरिया होता है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं। बहुत ही एक्टिव एरिया होता है जहां सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये वायरस उन सेल्स में जाकर उन सेल्स की ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, तो वो चेंज हो जाते हैं कैंसर सेल्स में। लेकिन जब नॉर्मल सेल्स जो है कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो गए, इस सब प्रोसीजर को होने में काफी टाइम लगता है। 8 से 10 साल लग जाते हैं उस वायरस को कैंसर बनाने में। तो प्री कैंसरस बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको हम पकड़ सकते हैं और वहीं पे ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमने वहीं ट्रीट कर लिया तो कैंसर से बच गए। ये अवेयरनेस अगर हमारे लोगों में आ जाए तो आप खुद ही सोचिए कि आंकड़े कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये 8 से 10 साल का समय लगता है जब ये सिवियर उस पे आ जाता है। स्टार्टिंग में हम इनिशियली अगर हम ट्रीट कर सकें तब ये प्री कैंसरस स्टेज में होता है, तब तक ये कैंसर नहीं बना होता, तब खाली एक इन्फेक्शन होती है जो प्री कैंसर चेंजेस करती हैं और फिर अल्टीमेटली बाद में जाके ये कैंसर बनता है। तो हमारे पास एक बहुत 8 से 10 साल की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को हम लूज कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट डॉक्टर के पास तो जाता है लेकिन रूटीन, क्योंकि उसको कोई सिम्टम नहीं होता। हो सकता है उसको जो मैंने सिम्टम्स बोले वो तो सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स थे, लेकिन इस स्टेज पे तो उसको कोई सिम्टम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि रूटीन स्क्रीनिंग के लिए, जैसे हम रूटीन ब्लड के टेस्ट करवाते हैं, वैसे एक स्क्रीनिंग टेस्ट हमें अपनी सर्वाइकल हेल्थ के लिए कराना है। ये बिल्कुल जरूरी है, ये रिकमेंडेड है। हर एक औरत जो 25 साल से लेकर 65 ईयर तक है, उसको हर 3-3 साल के बाद या 5-5 साल के बाद, डिपेंडिंग कि हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, वो करवाते रहना है। तभी तो ये हम पकड़ पाएंगे जल्दी स्टेजेस में। मैम, जहाँ पे आपने बात की कि हम हर 3 साल के बाद, यहीं पे एक जहन पे एक प्रश्न आ रहा है मेरे कि कोई स्पेसिफिक एज जहाँ पे हम कहें कि ज्यादातर इस उम्र की महिलाओं को ये कैंसर होता है। हाँ, ये कैंसर 2 पीक्स होते हैं इस कैंसर के। जो पहला एक मेजर पीक होता है वो 40s, अर्ली 40s में होता है, और जो दूसरा पीक है वो अर्ली 60s में होता है। तो मैक्सिमम केसेस अर्ली 40 की एज में होते हैं। इसीलिए जो हमारी रिकमेंडेशन है स्क्रीनिंग की, जो टेस्ट कराने की, वो तो 25 ईयर्स के बाद ही बोल दिया है स्टार्ट करने के लिए। लेकिन हमारी, आप जानते ही हैं, डेवलपिंग कंट्री है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, गवर्नमेंट की तरफ से भी उतना लॉजिस्टिक कभी नहीं होता हमारे पास। तो एटलीस्ट पूरी उम्र में 2 बार, एक बार 35 ईयर्स पे और एक बार 45 ईयर्स पे टेस्ट करवा लें। 2 बार, एक बार 35 एंड सेकेंड टाइम 45 ईयर्स में हमें ये टेस्ट करवा। मैम, इसके बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, अभी एक बचाव तो हमने बात की कि हम ये टेस्ट कराएं जो स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग, इसमें स्क्रीनिंग पे जब मैं बोलूंगी, ये एक सेकेंडरी प्रिवेंशन है। मतलब कि वायरस अंदर चला गया है और वो चेंजेस कर रहा है और हम उसको जल्दी ट्रीट कर रहे हैं। एक है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन की जब बात होती है तो मतलब वैक्सीनेशन, टीका। तो वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर का आपको जानते ही होंगे कि आ चुका है। तो हमारी जो बच्चियां हैं 9 साल से 15 साल की एज में, उनको वैक्सीन लगाइए। 2 डोजेस लगानी होती है, एक आज लगाएंगे तो एक दूसरी 6 महीने के बाद लगानी है। और अगर 15 ईयर्स क्रॉस हो गए हैं तो फिर भी हम ये लगा सकते हैं। 45 ईयर्स की एज तक भी वैक्सीन लगा सकते हैं। तब डिफरेंस ये रहता है कि वैक्सीन इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन फिर भी नहीं लगाने से तो अच्छा ही है, और 2 की जगह तब 3 डोजेस लगानी पड़ती हैं। तो ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं बोलूंगी कि प्राइमरी प्रिवेंशन अगर आपने की भी, फिर भी आपको स्क्रीनिंग में एंटर होना ही होना है, क्योंकि एचपीवी के बहुत सारे टाइप्स हैं। मोर देन 150 टाइप्स ऑफ एचपीवी वायरसेस हैं। वैक्सीन हमें कुछ टाइप्स से प्रिवेंशन देता है। मेनली जो सर्वाइकल कैंसर है वो एचपीवी 16 और 18 से होता है। वो दोनों हमारे वैक्सीन में कवर्ड हैं, लेकिन फिर भी जो वैक्सीन है वो आपको 100% प्रोटेक्ट नहीं करेगा। स्क्रीनिंग फिर भी जरूरी है। मैम, जैसे ये स्क्रीनिंग की बात हुई, हमने, चलो हम कहते हैं इंजेक्शंस भी हो गए हैं, हम वैक्सीन भी करवा देते हैं। इसके अलावा क्या डाइट प्लान हमारा कोई ऐसा प्रोटेक्ट कर सकता है ऐसी बीमारियों से? जी, जैसे मैंने आपको कहा कि रिस्क फैक्टर हर एक औरत में नहीं हो रही है। इन्फेक्शन तो 80% फीमेल्स जो सेक्सुअली एक्टिव है उनमें हो रही है, लेकिन वो क्लियर कर पा रही हैं। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी लो है ना, स्मोकर है,
ठीक है, पुअर हाइजीन है, तो इसका मतलब कि डाइट आपकी अच्छी हो, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट हो, तो उससे आप बच सकते हैं। उसमें कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, बट रूटीन हेल्दी बैलेंस्ड डाइट इज ऑब्वियसली मस्ट। मैम, वैक्सीन की बात की, एक और प्रश्न है कि अ, जो मेरे नॉलेज में है, एज अ लेमैन मुझे पता है कि थोड़ा कॉस्टली है वो, तो इज इट पॉसिबल कि जो हमारे, अब देखते हैं कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है, मैक्सिमम जनरेशन हमारे गांव में है, क्या कोई ऐसी स्कीम या कुछ ऐसे जिसके तहत हम अपनी जो छोटी बच्चियां हैं उनको हम वो वैक्सीन लगवा सकें? बिल्कुल, मुझे लगता है गवर्नमेंट इस पे काम तो कर ही रही होगी। बहुत जल्दी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वैक्सीन आ जाएगा, और अब इसकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी कम हो गई है। एक डोज की कुछ 1500 टू 2000 के अराउंड कॉस्ट होती है। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगी फीमेल्स को कि अगर एक्स्ट्रा एक सूट कम खरीद के वो वैक्सीन ही लगा दे बच्चियों को, तो वो काफी फायदेमंद रहेगा, जब तक गवर्नमेंट हमें पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये वैक्सीन दे पाती है। मैम, जाते जाते मैं चाहूंगी कि हमारी जो फीमेल दर्शक हैं, वैक्सीन या रूटीन चेकअप के अलावा जो डेली रूटीन में अपनी हेल्थ से रिलेटेड, ताकि हम इससे इनिशियल स्टेज पे ही बच सके, कुछ ऐसे सुझाव जो आप देना चाहेंगे? इसमें सुझाव यही है, जैसे मैंने बताया कि बच्चियां हैं जैसे जिनकी जो भी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, उनको वैक्सीन देके आप प्राइमरी प्रिवेंशन करें। फिर आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स ज़रूर फॉलो करें। हाँ, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हम उनको कैंसर वर्ड यूज़ करते हैं तो वो डर जाते हैं और कोई टेस्ट कराना नहीं चाहते, लेकिन उनको मैं बोलना चाहूँगी कि आप इसको एक्सेप्ट करिए कि आप ये टेस्ट करा के फ्यूचर की जो कैटास्ट्रॉफी है उससे बच सकते हैं। अगर इस स्टेज में आपको प्री कैंसरस कोई लीजन आती भी है तो वो ट्रीट हो जाती है, 100% ट्रीट हो जाती है। तो बिल्कुल डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करिए। और अगर आपको खासकर जो फीमेल्स जिनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, वो तो हमारे पास आती ही आती है, लेकिन जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको भी जाके अपनी सर्वाइकल हेल्थ की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। ये हमारा मैसेज है कि आप जनरल जो चेकअप्स के अलावा इन चीज़ों पर रेगुलर ध्यान दें, ताकि हम इन खतरनाक बीमारियों से बच सकें। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।